नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। रात के 10 बज चुके हैं। अब समय है आपको नोएडा और ग्रेटर नोएडा की आज की बड़ी खबरें बताने की। देखिए, नोएडा में एक बार फिर से मानवता शर्मसार हो गई है। कूड़े के ढेर में एक नवजात बच्ची का शव मिला है, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में है। अब पूरी खबर आपको हम विस्तार से बताते हैं, आखिर ये खबर क्या है, ग्रेटर नोएडा के किस कोतवाली क्षेत्र के अंदर हुआ है, आपको मैं ये भी बता रहा हूं। आप इस पूरे लोकल पर फोकस प्रोग्राम को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हर एक खबरों पर हम फोकस करते हैं और आपके लिए बहुत मेहनत करते हुए हम आपके लिए प्रोग्राम डिजाइन किए हैं। तो देखिए दोस्तों, बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र के इच्छर गांव में कूड़े के ढेर में मिले नवजात बच्ची के शव ने समाज को झकझोर दिया है। प्रेम प्रसंग के चलते अवैध संबंध में अविवाहित के मां बनने पर लोक लाज में नवजात का शव फेंके जाने की चर्चा ग्रामीणों के बीच में है। वहीं गर्भ में कन्या होने का पता लगने के कारण गर्भपात के बाद नवजात का शव कूड़े के ढेर में फेंके जाने की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस सभी बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है। कूड़े के ढेर में मिली नवजात बच्ची का भ्रूण 6 से 7 महीने का है। कूड़े का उठान करने गए प्राधिकरण के सफाई कर्मचारियों ने भ्रूण मिलने की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी। सूचना पर तत्काल इच्छर चौकी पुलिस के साथ ही बीटा 2 कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार पहुंच गए। अब हम फोकस करते हैं आज की एक ऐसी खबर पर जो आवारा कुत्तों को लेकर है। ग्रेटर नोएडा के सोसाइटी में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सेक्टर और सोसाइटियों में जगह चिन्हित कराएगा। लवारिस कुत्तों को खाना खिलाने के लिए निश्चित स्थान बनाए जाएंगे। इसके लिए 7 सदस्यीय समिति की गठन होगी। सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। जगह चिन्हित करने के लिए संबंधित एओए, आरडब्ल्यूए व पशु प्रेमियों की मदद ली जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्राधिकरण ने कार्यालय आदेश जारी किया है। 7 सदस्यीय समिति बनाकर आवारा कुत्तों के लिए निश्चित स्थान बनाए जाएंगे। इन स्थानों पर संबंधित एओए व आरडब्ल्यूए नोटिस बोर्ड भी लगाएंगे। इससे पशु प्रेमियों को आसानी से पता चल जाएगा कि इन क्षेत्रों में ही खाना खिलाने की अनुमति है। अब हम ग्रेटर नोएडा की एक ऐसी खबर पर फोकस करते हैं जिसका कनेक्शन विदेश से है। ग्रेटर नोएडा में भड़काऊ सामग्री छापने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है, जिसका कनेक्शन बताया जा रहा है कि विदेश से फंडिंग जुटाने का आरोप इस कंपनी के ऊपर है। देखिए, ग्रेटर नोएडा के कासना में एटीएस ने एक फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां भड़काऊ सामग्री छापी जा रही थी। दिल्ली के फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है, जो विदेशी फंडिंग से धार्मिक वैमनस्य फैला रहा था। पुलिस जांच कर रही है कि क्या इस पैसे का इस्तेमाल नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मस्जिद या मदरसे बनाने के लिए किया गया था। फैक्ट्री 2 साल से चल रही थी और आसपास के लोग इस फैक्ट्री के संपर्क में ज्यादा नहीं थे। देखिए, आतंकवाद निरोधक दस्ता मतलब एटीएस द्वारा कासना औद्योगिक क्षेत्र में दिल्ली के फरहान नबी सिद्दीकी के पकड़े जाने के बाद स्थानीय पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। अगर वही हम सूत्रों की बात माने तो सूत्र बता रहे हैं कि धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने व विदेश से फंडिंग जुटाने के लिए भड़काऊ सामग्री वाली किताबों का प्रकाशन करने वाली फैक्ट्री का संचालन कासना में पिछले 2 साल से हो रहा था। कासना पुलिस ने फैक्ट्री के कर्मचारियों और आरोपित के भाई से पूछताछ के लिए संपर्क किया है। वहीं पुलिस ने रविवार को भी फैक्ट्री पहुंचकर जांच की है। कहीं धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने के लिए विदेशी फंडिंग से जुटाए 11 करोड़ रुपए नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तो किसी मस्जिद या धार्मिक कार्यक्रम पर तो खर्च नहीं किए गए थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा है।
अब हम एक ऐसी खबर पर फोकस करने वाले हैं जो एक सबक भी है और लोगों को जागरूक भी करेगी। देखिए, इंस्टाग्राम पर दोस्ती बनी काल, किशोरी को भगाकर 1 महीने तक करता रहा सामूहिक दुष्कर्म, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आइए इस खबर पर फोकस करते हैं, ये जागरूकता भी बनाएगी और सबक भी देगी आपको। देखिए, एक किशोरी को इंस्टाग्राम पर दोस्ती करना भारी पड़ा। एक युवक ने उसे बहला फुसलाकर भगा लिया और 1 महीने तक सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है। सोशल मीडिया पर दोस्ती करने से पहले आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आइए इस खबर पर और डिटेल जानते और डीप में जाते इस खबर के। फेज 1 थाना क्षेत्र के सेक्टर 15 से 30 सितंबर को लापता हुई एक किशोरी को इंस्टाग्राम पर दोस्त बनाकर एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। उसे 1 महीने तक दिल्ली के अशोक नगर स्थित अपने दोस्त के कमरे में छिपा कर रखा था। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने शनिवार को अशोक नगर बॉर्डर के पास से आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार नोएडा के सेक्टर 15 में रहने वाला यह व्यक्ति प्रेस में काम करता है। वह और उसकी पत्नी 30 सितंबर को काम पर गए थे। उसकी 15 वर्षीय बेटी जो कक्षा 9 में पढ़ती है, घर से लापता हो गई। उसने फेज 1 थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया और 2 युवकों पर बेटी के अपहरण का शक जताया। पुलिस युवती और आरोपियों की तलाश कर रही थी और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अब हम एक ऐसी खबर पर फोकस करते हैं कि वो गए थे खुशी मनाने, लेकिन सब कुछ उनके लिए बिखर सा गया। दुख की घड़ी आ गई। नोएडा में मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप गाड़ी पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। देखिए, नोएडा के सरफाबाद गांव में मूर्ति विसर्जन से लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप गाड़ी हरनंदी पुल पर पलट गई, जिससे वासुदेव और रंजीत नामक 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। तेज रफ्तार के कारण गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरनंदी में मूर्ति विसर्जन कर घर लौट रहे सरफाबाद गांव के लोगों की तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के राय चौकी वाले हरनंदी पुल पर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। एकाएक कई लोग पुल से 25 से 30 फीट नीचे ग्रीन बेल्ट में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की मौत हो गई, जबकि अन्य 12 घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसा तेज रफ्तार के चलते हुआ है। सरफाबाद गांव से वासुदेव और रंजीत आज ने बंगाली समाज के साथ मिलकर सामूहिक पूजा रखी थी। सभी लोग एकत्रित होकर पिकअप गाड़ी से रविवार को हरनंदी नदी में मूर्ति विसर्जन करने गए थे। वहां से गाड़ी से बिसरख की ओर से एफएनजी की ओर होते हुए गांव के लिए लौट रहे थे और जैसे ही हरनंदी को गाड़ी पार कर रही थी और तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी वो डिवाइडर से टकरा गई। अब हम ऐसी खबर पर फोकस करते हैं जिस खबर को हम हर दिन लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत आपको हम बता रहे हैं। लगातार एक स्कैम चल रहा है और इस स्कैम को भारतीय टीवी लगातार उठा रहा है। देखिए, नोएडा में महिला को 3 घंटे डिजिटली अरेस्ट किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर ठगे 24 लाख रुपए। आइए इस खबर पर फोकस करते हैं। देखिए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाली एक महिला को साइबर जालसाजों ने 3 घंटे तक डिजिटली तरीके से बंधक बनाकर 24 लाख रुपए ठग लिए। आपको ये रकम कम लग रही होगी, लेकिन ऐसी खबर नोएडा और ग्रेटर नोएडा से हर दिन आ रही है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की धमकी देकर ठगी की। पैसे ट्रांसफर होने के बाद जब पीड़िता ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी तो उसे ठगी का पता चला। 3 घंटे के भीतर वह ठगी से बच गई। पीड़िता ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। अनीता अपने परिवार के साथ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहती है। 7 नवंबर की शाम करीब 4 बजे एक जालसाज ने खुद को ट्राई कर्मचारी बताते हुए फोन किया और उन्हें धमकी दी कि उनका सिम 2 घंटे के भीतर निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उन्होंने उसे बताया कि उसके घर पर निगरानी रखी जा रही है। यह जानकारी साझा करने पर तुरंत छापेमारी की चेतावनी दी। यह सुनकर पीड़िता डर गई और जालसाजों की बात मान ली। दूसरे जालसाज ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर उससे ऑनलाइन पूछताछ की। पीड़िता ने जब खुद को निर्दोष बताया तो जालसाजों ने उसकी संपत्ति की जांच कराकर गिरफ्तारी से बचने का रास्ता बताया। जालसाजों ने पीड़िता को झांसा देकर 24 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। अब दोस्तों ऐसी खबर पर फोकस करते हैं जिसका कनेक्शन म्यांमार थाईलैंड सीमा पर है। देखिए, म्यांमार थाईलैंड सीमा पर साइबर गुलामी के शिकार 250 भारतीयों को राहत मिली है और वो सब आज गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचे। देखिए, म्यांमार थाईलैंड सीमा पर साइबर गुलामी के शिकार 250 भारतीय नागरिक आज हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंच गए। के पार्क नामक स्थान पर इन्हें साइबर ठगी के लिए मजबूर किया गया था। सुरक्षा एजेंसी उनसे पूछताछ करेंगी और उनके जिलों में भेजेंगी। मार्च 2025 में भी 540 भारतीयों को इसी तरह बचाया गया था। तो दोस्तों, लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत आपको ऐसी खबरें हम आपको बता रहे हैं जो आपके क्षेत्र से जुड़ी हो। और सबसे जानने वाली बात है, चौंकने वाली बात यह है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा इस समय साइबर ठगी के जाल में फंस रहे हैं। एक व्हाट्सएप से मैसेज आता है, लोग अपने आप को ट्राई का अधिकारी बताते हैं, पुलिस का अधिकारी बताते हैं और ये जो खबरें जो ट्राई के अधिकारी बता रहे हैं और पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं, ये सब घटनाएं जो घट रही हैं ये महिलाओं के साथ ही घट रही हैं। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप अपने घर की महिलाओं को, अगर आप खुद महिला हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए कि कोई ट्राई का अधिकारी आपके पास फोन नहीं करेगा, कोई पुलिस का अधिकारी आपके पास फोन नहीं करेगा।